जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। तो भाई काफी बदलाव तेजी से हो रहे हैं चारों तरफ। ट्विटर पे एक वीडियो बड़ा चल रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये दोनों लोग कहीं किसी बगीचे में ऑरेंजेस तोड़ रहे हैं और उसके जैम बना रहे हैं किचन में जा करके। तो ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी समझ लिया है कि आगे भविष्य में राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है, दूसरे कुछ काम सोचने पड़ेंगे। तो So अब this is ये not लोग my अपना recipe, this is my sister's recipe. She found the recipe and then इसके she's जैम वैम बनाने में improved it नाम into it. I'm just बड़ी implementing. अच्छी बात This is my mother's favorite jam. That's a क्योंकि fact. दूसरी एक खबर जो आती है वो आती है, गार्डियन करके एक न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का, यूके का, और वो अपने आर्टिकल में लिखता है कि 2024 में मोदी का जीतना इनएविटेबल है, मतलब होना होगा ही होगा। ये आर्टिकल उनकी एक रिपोर्टर हैं, दिल्ली बेस्ड है, फॉरेनर है, मतलब ब्रिटिश है मेरे ख्याल से, हैना एलिस। हैना एलिस ने ये आर्टिकल लिखा है। अब हैना एलिस की अगर आप ट्विटर प्रोफाइल पे जाएंगे और उनकी ट्विटर फीड देखेंगे तो उनकी ट्वीट्स जो हैं वो लगातार एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी ट्वीट्स से भरी पड़ी हैं। और जिस शिद्दत के साथ वो अडानी के विरोध में ट्वीट कर रही हैं, उससे समझ में आता है कि इनका शायद सोरोस वाली जो गैंग है उससे भी काफी गहरे संबंध है। और इनका आर्टिकल लिखना गार्डियन में कि मोदी का 2024 में जीतना इनएविटेबल है, मतलब ये पक्का है, होने वाला है। तो कहीं ये सोरोस वाली जो मोदी विरोधी लॉबी है पश्चिमी देशों की, उसने घुटने तो नहीं टेक दिए, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है और सारे एनालिस्ट्स भी अब ये बात कहने लगे हैं कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद जो माहौल बन जाएगा इस देश के अंदर, उसमें मतलब एक सुनामी टाइप की बन जाएगी हिंदुत्व को लेके और राष्ट्रवाद को लेकर के। और उस सुनामी में ये भारत विरोधी नैरेटिव लेकर के चलने वाले जो विपक्षी दल हैं, इनका खड़े हो पाना, टिक पाना मुश्किल है। अब बहस इस बात पे नहीं हो रही है कि भाजपा को 350 सीटें आएंगी या 375 आएंगी या 400 सीट्स आएंगी या एनडीए को 400 होंगी। अब इस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब बात ये हो रही है कि कांग्रेस की 40 आएंगी कि 14 आएंगी। अब इस पे बात हो रही है कि ममता बनर्जी की वहां पे क्या हालत होने वाली है बंगाल में, क्योंकि पिछली बार भाजपा ने वहां से 18 सीटें जीती थी बंगाल से। इस बार अमित शाह ने वहां पे टारगेट रखा है 35 सीट्स का। अगर 35 सीट्स का ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो ममता बनर्जी के लिए भी बहुत ज्यादा भविष्य में कुछ बचता नहीं। ऐसी ही हालत आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की है, कि अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थित है, और राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद जो मुलायम सिंह यादव का एटीट्यूड रहा है कार सेवकों को लेकर के, बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह ने फायरिंग करवाई थी, सैकड़ों की तादाद में कार सेवक मारे गए थे। और लगातार मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का एटीट्यूड राम मंदिर के प्रति कितना दुर्भावनापूर्ण और दुश्मनी जैसा रहा है। तो आप समझिए कि जब ये भावना उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या स्थित है और वहां जब ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, वहां पे राम जी की राज्याभिषेक होगा, उसके बाद जो माहौल होगा उसमें 80 में से क्या अखिलेश यादव एक भी सीट बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस अपनी आखिरी रायबरेली की सीट बचा पाएगी? और वहां पे ऊपर से डबल इंजन सरकार, और वो भी मतलब 12-12 हजार हॉर्स पावर के दो दो इंजन लगे हुए हैं। मोदी लगे हुए हैं, दूसरा योगी, योगी मोदी से कहीं कम नहीं।
मतलब केरल तक में सर्वे होता है तो वहां पे योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी है कि अगर उनके नेतृत्व में भाजपा केरल का चुनाव लड़ ले तो वो भी जीत जाएगी। तो ऐसी छवि योगी आदित्यनाथ की है। तो ऐसे दो कद्दावर नेता अगर उत्तर प्रदेश को लीड करेंगे चुनाव में भाजपा को, तो 80 में से बहुत कुछ बचता नहीं है विपक्ष के लिए कर पाने को। आप दूसरे राज्यों में भी आ जाइए तो मध्य प्रदेश में भी हालत जो है इस बार, जिस हिसाब से भाजपा ने परफॉर्म किया है और भाजपा ने मोदी का चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ा, और सच मानिए जिस हिसाब से मतलब लोगों में एक जज्बा हो गया है राम मंदिर को लेकर के, हर कोई जो मिल रहा था एक दूसरे से अभी कुछ दिन पहले तक, तो हर कोई ये पूछ रहा था अयोध्या जा रहे हैं क्या। वो तो मना कर दिया गया कि आप लोग मत आइए, 22 तारीख को बहुत भीड़ हो जाएगी और सुरक्षा का इश्यूज हैं। और हम लोग भी समझते हैं कि हाँ, ऐसा एक आइकॉनिक चीज हो रही है तो उसपे बहुत सारे लोगों की बड़ी गलत निगाह भी होगी, कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश भी होगी। तो ऐसे में, और अयोध्या अभी इतना बड़ा शहर नहीं है कि फिर से वो इतने सारे लाखों लोगों को हैंडल कर सके। तो इसलिए लोग भी तैयार हैं कि हाँ, हम लोग 22 के बाद अयोध्या जाने का प्लान करेंगे। लेकिन आज की डेट में हर किसी ने ऑलमोस्ट, आप हर परिवार में चले जाइए तो उनकी प्लानिंग है कि कभी ना कभी अयोध्या दर्शन करने जरूर जाना है। ये मत मैं आपको ये पूरे भारत की स्थिति बता रहा हूँ। इवन विदेशों में जो एनआरआईज बैठे हैं वो भी अब प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब के हों या साउथ इंडिया के हों, कहीं के भी हों, कि साल 2 साल में जब भी वो घर आएंगे, इंडिया आएंगे, तो वो भी प्लान कर रहे हैं कि कुछ समय निकाल के अयोध्या जरूर जाएंगे, राम जी के दर्शन जरूर करेंगे। तो ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है, ये जो घटना होने वाली है 22 जनवरी को, इसके बाद भारत की चुनावी राजनीति में अगले, आप समझ लीजिए 2035 या 2050 तक भी चले जाएं, तो वहां पे हिंदुत्व से अलग हट करके सेकुलर सेकुलर राजनीति के लिए कुछ ज्यादा बचता नहीं। और जो एक नारा था ना, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो भारत की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन 30 साल से कम लोगों की है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, हम 2023 में बैठे हैं, 24 में चुनाव है, 2050 के लिए मुश्किल से 25 साल। आज जो बच्चे 10 साल के हैं और आज भी वो इस गाने पे डांस करते हैं, आप समझिए कि वो 2050 तक मोदी के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे भाजपा को वोट देते रहेंगे। तो विपक्ष के लिए 2050 तक के रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे 22 जनवरी को। अब आते हैं एक दूसरी खबर पे। दूसरी खबर ये चल रही है कि बड़ी एक सटल सी न्यूज है वो, मतलब ऐसी है कि कुछ एक वेबसाइट्स के थ्रू एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, और फिर वो उसमें भारत का जो ये स्वयंभू पत्रकार और स्वयंभू बुद्धिजीवी और स्वयंभू एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स किस्म के लोग होते हैं, तो ये लोग उस नैरेटिव को पेडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेल्जियम या कहीं की किसी वेबसाइट ने एक न्यूज छापी जिसमें ये कहा कि यूक्रेन के अंदर 155 mm के जो तोप के गोले फायर हो रहे हैं इस समय, वो मेड इन इंडिया। और उसकी कुछ फोटो वोटो दिखाई गई और उसमें दिखाया गया कि येलो कलर के पेंट किए हुए वो शेल्स हैं, और बोला कि ये मेड इन इंडिया है, इंडिया से यूक्रेन को गोले सप्लाई हो रहे हैं। अब भारत और रशिया के रिलेशंस में एकदम से एक बदलाव आया है। बदलाव तो नहीं आया है, ये कह लीजिए प्रगाढ़ता आई है। और जो एक थोड़ी सी सर्द गर्म से रिलेशन चल रहे थे, तो उसमें शायद भारत ने डिसाइड किया कि हम अब इन रिलेशंस को और मजबूत और पक्का करेंगे। और रशिया ने भी शायद बहुत सारी चीजों पे भारत की जो शर्तें थी उनको मानने का मन बना लिया, और बहुत तेजी से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ी।
जिसमें कि जो रशिया कभी नहीं करता है कि वो किसी दूसरे देश में अपने जो वेपन्स हैं, उनका निर्माण या प्रोडक्शन करने को तैयार नहीं होता है, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता है। वो हथियार बेच देगा, लेकिन किसी के देश में जाकर के कोई असेंबली या इस टाइप की चीजें वो नहीं करते। उस नियम को तोड़ते हुए रशिया ने जयशंकर जी के साथ इन एग्रीमेंट्स पे साइन किया है कि कुछ हथियार जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो भारत को ट्रांसफर भी की जाएंगी और भारत में प्रोडक्शन भी होगा, जिसमें रशियन कंपनीज भी जॉइंटली काम करेंगी। और रशिया का काफी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आप देखेंगे तो अमेठी में एक जो कलाशनिकोव कंपनी है उसका एक जॉइंट वेंचर में कारखाना लगा है, जिसमें AK-203 ये AK-47 सीरीज की एडवांस्ड राइफल है। और इसका 7 लाख राइफल्स का निर्माण होना है। 7 लाख का ऑर्डर तो भारतीय सेना का है। और ये इतनी पॉपुलर और इतनी सक्सेसफुल राइफल है कि इसके एक्सपोर्ट का भी कोई लिमिट नहीं है, अंधाधुंध एक्सपोर्ट भी होगी। क्योंकि दुनिया की बहुत सी मिलिट्रीज जो हैं वो इन राइफल्स को यूज करती हैं, AK फैमिली को। तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो रशिया ने भी अब ये मन बना लिया है कि भारत के अंदर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग को वो शिफ्ट करेंगे। ऐसे में एक खबर चला देना कि भारत का जो तोप के गोले हैं वो यूक्रेन को मिल रहे हैं और यूक्रेन उनको रशिया के ऊपर दाग रहा है, ये एक शरारत है, एक कोशिश है भारत और रशिया के संबंधों को डैमेज करने की, हार्म करने की। तो उस पे हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक शरारती हरकत है। हाँ, अगर इसमें जांच होगी और सब कुछ होगा तो एक संभावना ये है कि भारत की एक कंपनी अमेरिका को 155 के तोप के गोले एक्सपोर्ट कर रही है। अब अमेरिका यूक्रेन को माल सप्लाई कर रहा है, ये सब जानते हैं। ये हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से ये भारतीय मेड तोप के गोले यूक्रेन भेजे गए हों, भारत ने नहीं भेजे। भारत ने तो अमेरिका को बेचे। तो एक छोटी सी संभावना अगर कोई बनती है तो वो ये बनती है, और वो भारत और रशिया बैठ करके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, नेगोशिएट डिस्कस कर लेंगे। उसमें भारत और रूस के संबंधों में कोई अ, गड़बड़ी आने वाली नहीं है। ये किया किसने होगा? तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए, वेस्टर्न जो प्रोपेगेंडा है, जो लेफ्टिस्ट को प्रोपेगेंडा है, वो तो ये करेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें, जैसा मैंने बोला, इंडिया अमेरिका को ये वो मतलब गोले सप्लाई कर रहा है। तो अगर सच में यूक्रेन के अंदर ये गोले पाए गए हैं तोप के, तो ये अमेरिकन सप्लाइड हो सकते हैं और अमेरिका ने फिर भारत के साथ एक दोगला काम किया होगा। तो फंसेगा अमेरिका इसमें। तो वेस्टर्न साइड से तो ये प्रोपेगेंडा नहीं चलाया जाएगा। ये किया गया है, 99% चाइनीज हरकत है। और वो भी इसलिए कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस अगर मजबूत हो जाते हैं तो चाइना के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं। क्योंकि चाइना से इंडिया के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। चाइना के ऊपर रूस भी भरोसा नहीं करता। मतलब रूस तो इनको हथियार बेचने तक से कतराता है। रशिया ने इनको कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है। इवन आपको विश्वास नहीं होगा, सुखोई प्लेन्स जो रशिया के मतलब मेड इन रशिया प्लेन्स हैं और वो चाइनीज आर्मी भी यूज करती है। इन प्लेन्स के इंजन्स की ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस भी रशिया चाइना में नहीं करता है। ये चाइनीज बोलते हैं कि आप यहाँ भेज दीजिए, इंजीनियर्स को पार्ट्स भेज दीजिए, यहीं खोल करके ऐसे मतलब सब ओवरहॉलिंग करके इंजन्स को हम लोग प्लेन्स में फिट कर देंगे। रशिया एग्री नहीं करता। उनके हिसाब से ये सारे के सारे इंजन्स खुलते हैं, प्लेन में रखे जाते हैं और रशिया भेजे जाते हैं। वहां से ओवरहॉल होकर के, सर्विस होकर के इंजन्स वापस आते हैं। उनको चाइनीज पे इतना भरोसा नहीं है कि इनके सामने अगर हमने इंजन्स खोल के ओवरहॉलिंग करने की कोशिश की, ये लोग उसको पूरा इधर उधर से वीडियो रिकॉर्डिंग करके और कॉपी करने की कोशिश करेंगे इंजन को। तो ये हालत है। मतलब चाइना ने बहुत सारे प्लेन्स बनाए हैं,
J20, J10, J17 पता नहीं क्या-क्या, और वो अपने आप को मतलब 5th जनरेशन और क्या-क्या सब बता देता है। इंजन्स उनके लिए रशिया इनको नहीं देता है, और जो इंजन इन्होंने खुद बनाए हैं चाइनीज ने, उन इंजन्स का कोई भरोसा नहीं है। मतलब इनका J20 शायद बड़ा एडवांस प्लेन माना जाता है, जिसको कि वो F-35 के बराबर का प्लेन कहते हैं। उस प्लेन की हालत ये है कि पायलट्स, चाइनीज एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं, वो उस प्लेन को उड़ाने में डरते हैं, क्योंकि उसके फेलियर रेट्स इतने ज्यादा हैं, वो इतने बार क्रैश हो चुका है। चाइना उसको लीक नहीं होने देता है रिपोर्ट्स को, लेकिन उसके इंजन का कोई भरोसा नहीं है। वो चलते-चलते कब बीच हवा में बंद हो जाता है और प्लेन धड़ाक से पत्थर की तरह नीचे गिरता है। तो पायलट्स उसमें बैठना नहीं चाहते हैं, और चाइना को रशिया उस प्लेन के लिए इंजन देने को तैयार नहीं। चाइना ने उसमें अपना बनाया हुआ इंजन लगाया है, जिसका कोई भरोसा नहीं, और रशिया को डाउट है कि हम अगर इसको इंजन देंगे तो ये उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत अविश्वास है चाइना और रशिया के बीच में। ऐसे में भारत और रशिया की जो है एक नेचुरल टाइप की फ्रेंडशिप है, जहां पे नया नए दायरे दोस्ती के जो हैं वो डिफाइन हो गए हैं। पहले रशिया डोमिनेंट पार्टनर होता था, इंडिया एक जूनियर पार्टनर होता था रिलेशनशिप में। आज एक बराबरी की रिलेशनशिप की डिमांड थी भारत की तरफ से, और रशिया ने उस चीज को समझा है और एक्सेप्ट कर लिया है। और ये आपको दिखाई देगा कि जयशंकर साहब को व्लादिमीर पुतिन प्रोटोकॉल तोड़ करके मिले। पहले ऐसा होता तो नहीं होता, कि पहले वाली अगर रिलेशनशिप होती तो ये पॉसिबल नहीं होता कि पुतिन प्रोटोकॉल तोड़ करके मिलते। लेकिन इस बार वो मिले, और 5-6 दिन की ट्रिप में बहुत सक्सेसफुल विजिट मानी जा रही है, जिसमें कि इंडिया और रशिया ने अपनी एक न्यूक्लियर डील भी कर ली, जिसके अंदर एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMR। ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है जिसमें छोटे साइज के रिएक्टर्स, और जिनका आउटपुट अच्छा खासा होता है, बट उनका साइज बड़ा कम होता है। तो उस टाइप के रिएक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी तक देने के लिए रशिया एग्री हो गया है। तो SMRs की टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में आ जाती है, तो उसके बाद जो हमारे नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनेंगे, उसमें भारत इस SMR टेक्नोलॉजी को यूज करके उतने ही बड़े प्लांट के अंदर से ज्यादा आउटपुट, ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सकेगा। तो ये एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इन्हीं टेक्नोलॉजीज को आगे फर्दर रिसर्च करके डेवलप अगर कर लेते हैं, तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं, और इनको स्मॉल करके, छोटा करके, तो फिर आप इसको एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स में यूज कर सकते हैं। तो ये अब रिलेशनशिप जो है वो एक अलग लेवल पे चल रही है, कि जहां पे इस टाइप की सेंसिटिव और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रशिया इंडिया को दे रहा है। चाइना को इस तरफ देखने भी नहीं देता वो। चाइना को बहुत लिमिटेड वेपन्स सप्लाई करता है रशिया। मतलब S-400 इंडिया ने भी खरीदी है, S-400 चाइना ने भी खरीदी है। लेकिन S-400 में क्या है कि 4 तरह की मिसाइल्स होती हैं, जिसमें 50 किलोमीटर रेंज की मिसाइल भी होती है, और मैक्सिमम 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल भी होती है। चाइना को जो मैक्सिमम मिसाइल दी है इन्होंने, वो शायद 200-250 किलोमीटर रेंज की मिसाइल दी है। उससे ऊपर की रेंज की 2 मिसाइल्स, जो एक मेरे ख्याल से 300-350 किलोमीटर की है, और एक 400 प्लस किलोमीटर की, वो मिसाइल्स रशिया, ये चाइना को नहीं दी है, क्योंकि वही कहानी कि ये कॉपी करेंगे। और इंडिया को जो इन्होंने दिया है वो S-400 प्लस दिया है। मतलब टेक्निकली उसमें 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी जो है वो 400 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है, मतलब 500 किलोमीटर के आसपास S-400 की। ऐसे ही रेडार की जो सेंसिंग ऑफिशियली बोली जाती है, वो 400 किलोमीटर तक सेंस, 400 या 600 किलोमीटर तक वो मॉनिटर कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो इंडिया को मॉडल दिया गया है, ये कहा जा रहा है कि उसकी कैपेसिटीज उससे कहीं ज्यादा है। वो S-400 नहीं है, एक्चुअली S-400 से ऊपर का वर्जन दे दिया है। तो
ये एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है इंडिया और रशिया के बीच में। उनको पता है कि इंडिया हमारी टेक्नोलॉजी चोरी नहीं करेगा, पैसे दे के खरीदेगा, और चाइनीज के ऊपर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब होता क्या है कि अगर इंडिया और रशिया एक स्मूथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस टाइप की डिपेंडेंसीज बना लेते हैं कि जहां पे इंडिया में उनके वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अभी यूक्रेन वॉर के दौरान हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को के पास सुखोई मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है। हमारे सुखोईस की ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस जो होती है वो इंडिया में ही होती है, एचएएल ही करती है। तो ऐसे में रशिया ने इंडिया को रिक्वेस्ट की थी कि इजिप्ट को, मलेशिया को और कई कंट्रीज को इन्होंने सुखोईस बेचे हुए हैं रशिया ने। तो रशिया ने इंडिया को बोला कि आप एक काम कर दीजिए, हम लोगों के यहाँ वॉर के कारण हम लोगों के पूरे रिसोर्सेज अभी वॉर में लगे हुए हैं, तो ये सुखोईस की मेंटेनेंस और बाकी सारी एक्टिविटीज जो है वो रशिया में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन कंट्रीज के सुखोईस का जो एमआरओ है, जो मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशंस है, वो आप इंडिया में ले जाइए और वहां करिए। तो ये जो डिपेंडेंसी है, और इस वॉर के बाद यूक्रेन वाले, रशिया को भी समझ में आया कि हमको एक पार्टनर चाहिए कि जब हम कहीं फंसे हों तो हमारे ऑल्टरनेट में हमारे पास एक सप्लाई चेन आनी चाहिए। रशिया को कई बार वेपन्स की और बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज और सब कुछ हुआ, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि हमको एक सेकेंडरी अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, तो वो हो रहा है। तो अगर ये कनेक्टिविटी इंडिया और रशिया के बीच में बन जाती है तो वर्ल्ड की तो बाद की बात है, एशिया के अंदर ये हम मतलब रशिया और इंडिया मिलकर के चाइना को भी डोमिनेट कर लेंगे, पूरे एशिया को डोमिनेट कर लेंगे। तो वो चाइना को बड़ा परेशान कर रहा है। तो वो चाइना चाहता है किसी तरीके से इंडिया रशिया की रिलेशनशिप में कुछ फच्चड़ डाल लगा दिया जाए, और उसमें इन्होंने ये कोशिश की है। हालांकि अब चाइना की बात करें तो चाइना में बड़ी मजेदार चीज ये हुई है कि नए साल पे जिनपिंग साहब ने एक भाषण दिया है, और पहली बार जिनपिंग साहब ने ये कबूला है कि चाइनीज एम्प्लॉयमेंट और बाकी सारी चीजों में हालात खराब हैं। तो और अब एनालिस्ट्स जो हैं, जो सेंसिबल एक्चुअल वाले एनालिस्ट्स हैं, वो ये एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या अगले 8-10 साल चाइना एज ए कंट्री, जो हम लोग नक्शा देखते हैं, सरवाइव कर पाएगा या टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्योंकि अब खुल के ये बातें होने लगी हैं कि चाइना जो 15-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का क्लेम करता है, तो अब सब बोलने लगे हैं कि ये फर्जी डेटा दे रहे हैं और फर्जी फिगर्स दे रहे हैं। इनकी एक्चुअल इकोनॉमी 7-8 ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन से ऊपर की नहीं है किसी भी हालत में। और जिस हिसाब से श्रिंक हो रही है उनकी इकोनॉमी, तो ये 7-8-9 ट्रिलियन डॉलर भी नीचे गिर के 4-5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। और जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा और बाकी सारी चीजें आ रही हैं, उससे तो लग रहा है कि अगले साल के फिगर्स जब आएंगे तो 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुके होंगे ये। और अगर वहां पहुंच जाते हैं तो इंडिया तो ऑलरेडी 4 से 5 की तरफ बढ़ रहा है। तो इंडिया साल 2 साल के अंदर चाइना के बराबर आ जाएगा रियल इकोनॉमिक टर्म्स में। और ये अगर हो जाता है तो उसके बाद चाइना के लिए भारत से किसी भी तरीके से उलझना बहुत मुश्किल होगा, और उस पर से अगर भारत और रशिया साथ खड़े हैं तो चाइना के लिए ये एक अपने आप में बहुत बड़ी हार है। तो इस रिलेशनशिप को, इंडिया रशिया रिलेशनशिप को लेकर के भी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है कि होने क्या वाला है। दूसरा ये हो रहा है कि खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथ पैर जोड़ रहा है कि उसको मदद की जाए, कुछ किया जाए, और वो बुलाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की जो आर्म फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान वापस अड्डे लेकर के बैठ जाएं, और ग्वादर जो पोर्ट है उसके आसपास वो अमेरिकन नेवी को बोल रहे हैं कि आप बेस बनाओ। अब सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अमेरिका इस पे सीरियसली विचार इसलिए कर रहा है क्योंकि ये ग्वादर और बलूचिस्तान का जो एरिया है ये ईरान से बिल्कुल सटा हुआ है।
और इस समय रशिया ये अमेरिका का पूरा मूड ऐसा है कि किसी तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया जाए। अब अगर उनको ईरान पे हमला करना है तो उनको ईरान के बाजू में बिल्कुल बेस अगर मिल रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि अभी तक जो अमेरिकन बेसेस हैं वो इराक में कुछ हैं, उसके अलावा तो इराक में एक्चुअली क्या है कि या वहां की पॉपुलेशन शिया डोमिनेटेड है और वहां पे बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ईरान की बैक की हुई हैं जो अमेरिकन बेसेस पे हमला करती रहती हैं। तो इराक का बेस जो है वो बहुत सेफ और बेटर नहीं है किसी वॉर को लड़ने के लिए अमेरिका के लिए। सऊदी अरब और इस टाइप की जो कंट्रीज हैं, कतर में बहुत बड़ा बेस है, सऊदी अरब में है, ओमान में है, कई जगहों पे बेस है अमेरिका के। लेकिन अमेरिका को प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये सारी कंट्रीज भी ईरान से वॉर लड़ने के लिए अमेरिका को उनके बेसेस यूज करने से मना कर रही हैं। क्योंकि देखिए, इजराइल ऑलरेडी हमास को कूट रहा है। ऐसी हालत में सारे मुस्लिम देश चुप बैठे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब अगर ईरान को कूटना शुरू कर देता अमेरिका आकर के और किसी मुस्लिम देश में बैठ करके कूटना शुरू कर देता है तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सबकी बेइज्जती होगी और बड़ा एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाए। तो उस चीज से और उसका असर ये होगा कि ये सऊदी अरब या कुवैत या बहरीन या कतर, ओमान, इन देशों के ऊपर मतलब जो मुस्लिम टेररिस्ट्स हैं, ये ये लोग टूट पड़ेंगे कि तुम लोग इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहे हो। क्योंकि ईरान यही नैरेटिव चलाएगा कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है और ये लोग अमेरिका के साथ मिलकर हमारे खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। तो एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश से डायरेक्ट लड़ता रहे वो कोई दिक्कत नहीं है, लाखों मुस्लिम मार दिए जाएं उसमें भी इनको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक नॉन मुस्लिम कंट्री अगर आकर के किसी मुस्लिम देश के साथ किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री को अटैक कर देती है तो माहौल बिगड़ जाता है। तो ये एक इशू है। तो अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये है कि ईरान के ऊपर अगर उसको अटैक करना है तो उसको कोई ऐसा बेस चाहिए जहां से वो इजीली ये काम कर पाए, और पाकिस्तानियों से ज्यादा दोगली और गद्दार कौम कोई नहीं। तो ये गए थे वहां पे कि भाई साहब हमसे ले लो, हम देने को तैयार हैं, पैसे दे देना हमको। तो वो एक डिस्कशन हो रहा। लेकिन अगर अमेरिका बेस बना करके पाकिस्तान में बैठता है बलूचिस्तान के एरिया के अंदर तो भारत को ये चीज पसंद नहीं आएगी, चाइना को तो डेफिनेटली नहीं आएगी, क्योंकि चाइना का तो सीपैक ही बलूचिस्तान से होता हुआ ग्वादर में पहुंच रहा है। अब अगर अमेरिकन वहां आकर के बैठ जाएंगे तो चाइना की तो कहानी खत्म। तो ना चाइना इसमें खुश है, ना भारत इसमें खुश है, और ना रशिया इसमें खुश होगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि इस रीजन के अंदर अमेरिका इतने नजदीक आकर के बैठे। तो ये एक सिचुएशन है। और अभी जबकि अफगानिस्तान से वो निकल के गए हैं अमेरिकन, उसके बाद अब कोई नहीं चाहता है कि इस रीजन में दोबारा अमेरिका की एंट्री हो। तो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बन रही है, और इसी कड़ी में ईरान के संबंध भी बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान से खराब हो रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि अब जो बलोच फ्रीडम स्ट्रगल है, हो सकता है वो बहुत तेजी से बहुत वायलेंट हो जाए, क्योंकि बलोचों को बहुत बड़ा सपोर्ट जो मिलता है वो ईरान की तरफ से मिलता है, क्योंकि बलूचिस्तान का एक काफी बड़ा हिस्सा ईरान में है। तो बहुत तेजी से ऐसी खबरें आ रही कि वहां पे ट्रेनिंग वेनिंग शुरू हो गई है और वेपनाइजेशन इनका शुरू हो गया है। और ईरान की एक्सपर्टीज बहुत तगड़ी है। ईरान ऑलरेडी हिजबुल्ला, हमास और हूती जैसे तीन तीन आतंकी संगठन कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, इनको चला रहा है। हिजबुल्ला तो लेबनान में सरकार चला रही है, हमास गाजा पट्टी में सरकार चला रहे थे, और हूती भी एक बहुत बड़े हिस्से, यमन के हिस्से को कंट्रोल करके वहां सरकार चला रहे हैं। तो एक सक्सेसफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने
लड़ाई लड़के कब्जा किया हुआ इलाके पे और उस इलाके के ऊपर ये राज कर रहे हैं। तो ये मॉडल ईरान अब लागू करने की कोशिश कर रहा है बलूचिस्तान में कि बलोच विद्रोही जो हैं वो पाकिस्तान की आर्मी को मार के भगा के और वहां पे कब्जा करके और वहां पे अपनी सरकार बना लें, अपनी सत्ता बना लें, ताकि ईरान का जैसे हमास के ऊपर कंट्रोल है, हिजबुल्ला के ऊपर कंट्रोल है, हूतियों पे कंट्रोल है, वैसे ही बलोचियों के ऊपर भी कंट्रोल हो जाए। और अब ईरान उस डायरेक्शन में जा रहा है ताकि पाकिस्तान अमेरिका को ये यहां पे बेस ना दे पाए। और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर ईरान ये करता रहेगा तो हम ईरान से तो लड़ नहीं पाएंगे और बलोचों से भी नहीं लड़ पाएंगे और ये लोग जगह खाली कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो उससे बचने के चक्कर में पाकिस्तान अमेरिका को बुलाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग आ जाओ, क्योंकि वो आएंगे तो फिर उसके बाद इनको भी पैसे मिलेंगे, हथियार मिलेंगे और ये बलोचों से लड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो दांव पेच चल रहे हैं ये भी बड़े देखने लायक हैं कि क्या होता है आगे। और भारत के लिए अभी तक तो सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। अमेरिका भरसक कोशिश कर रहा है कि ईरान वाली लड़ाई में भारत घुसे। अब भारत के ईरान से संबंध ऐसे तो है नहीं कि हम उनसे लड़ने बैठ जाएं। भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। तो भारत उस युद्ध में घुसना नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि चलो ईरान में हमारे साथ बताओ, चाइना से ही लड़ लो। इंडिया की सोच है कि हमें किसी से नहीं लड़ना, हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, हमें इसको एक रेस्पेक्टेबल नंबर 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन उस रेंज में लेके जाना है, तब तक हमें कोई सीरियस लड़ाई नहीं लड़नी। तो भारत हर तरह से चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। चाइना के साथ हमारे जो कुछ भी इश्यूज हैं वो इंडिया रशिया की रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगी तो इंडिया और रशिया चाइना को टेबल पे बिठा करके प्रेशर डाल करके इंडिया चाइना के बीच के जो भी मामले हैं उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो वो इंडिया उस चैनल से चल रहा है कि भाई रशिया के साथ चाइना संबंध बिगाड़ेगा तो है नहीं। चाइना ऑफिशियली तो यही कहता है कि रशिया हमारा दोस्त है। तो भारत ने रशिया को अपने साथ लिया है, ऑन बोर्ड लिया है और ये है कि भाई दोस्त हम भी तुम्हारे हैं, दोस्त वो भी तुम्हारा है, उसको समझाओ। और ऐसे में चाइना के लिए रशिया को मना करना और भारत से पंगे लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो इंडिया जो है वो दूसरे एंगल से अपनी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा, जिसमें कि लड़ाई और युद्ध ना हो। चाइना की भी इस समय वो हालत नहीं है कि वो लड़ाई या युद्ध में घुसे और उसे ये पता है कि अगर भारत से लड़ाई या युद्ध हो जाता है तो बहुत भारी नुकसान चाइना को भी उठाना पड़ेगा। तो भारत के साथ विवाद के मूड में चाइना भी नहीं है। और अमेरिका जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से चाइना को एंगेज करना है, कोई ना कोई साथ में आ जाए। और साथ में का मतलब उनका ये है कि भारत आ जाए, और भारत आने को तैयार नहीं है। तो बड़ी आगे एक कॉम्प्लिकेटेड सी स्थिति पैदा होने वाली है। ये देखना होगा कि अमेरिका कब रेड सी छोड़ करके साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अभी तो उसने इसराइल हमास वॉर का एक बहाना बना करके साउथ चाइना सी से अलग हटा हुआ है। और इंडिया ने दबाव बना रखा है अभी चाइना के ऊपर, फिलीपींस के साथ लगातार नेवल एक्सरसाइजेज और सब कुछ कर रहे हैं। वेपन्स की डील्स भी बहुत सारे कंट्रीज के साथ उस एरिया में, ब्रह्मोस और बाकी सब की बातचीत चल रही है। तो चाइना के ऊपर इंडिया ने प्रेशर बिल्ड किया हुआ है और इंडिया ने ये प्रेशर इसीलिए बिल्ड करना शुरू किया है कि एलएसी का जो मामला है और उसके साथ जो पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को मामले को निपटाना है, उसमें इंडिया चाहता है कि रशिया बैठ करके चाइना को ये समझाए कि वो अपने दायरे में वापस सिमट जाए और भारत की तरफ और ये पीओके और पाकिस्तान की तरफ जो खुराफात वो फैला के बैठा है उसको वो बंद कर दे, समेट ले। तो आगे चल के कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस होंगे। जहां तक चाइना है तो चाइना ने वहां पे एक रोड और हाईवे वगैरह बनाया है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है।
तो आप कहीं रोड बना देते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं हो जाता है ना कि वो जिला और वो स्टेट आपका हो गया। तो वो चीज चाइना को समझाई जाएगी कि भाई ठीक है, तुम्हारी रोड है, तुमको टोल कलेक्ट करने का एक राइट है, या तुम्हारा टोल में एक हिस्सा दे दिया जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो पैसा लगा है वो इंडिया रिकवर करके आपको निकाल के दे देगा। तो इस टाइप की एक चीज होगी, और वो नेगोशिएशंस करने के लिए भारत ने एक नेवल प्रेशर बना रखा है साउथ चाइना सी के अंदर, जहां कभी इंडिया इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, कभी वो वियतनाम को वेपन देने की बात कर रहा है, और फिलीपींस को दे रहा। फिलीपींस को शायद दे भी दिया है ब्रह्मोस। वियतनाम एक खतरनाक देश है, वियतनाम के साथ चाइना को बड़ा डर लगता है, और वियतनाम भी काफी समय से ब्रह्मोस को लेकर के भारत के साथ एक नेगोशिएशन कर रहा है। ब्रह्मोस किसी देश के द्वारा युद्ध में यूज की नहीं गई है आज तक। मिसाइल है बहुत एक्यूरेट, बहुत खतरनाक, बहुत कैपेबल मिसाइल, लेकिन अभी तक यूज हुआ नहीं है। लेकिन चाइना को भी पता है, इंडिया को भी पता है कि दुनिया में पहली बार अगर कोई ब्रह्मोस चला देगा किसी के ऊपर, तो वो वियतनाम ही होगा जिस दिन उनके हाथ में लग गई है मिसाइल। और चाइना ने कोई पंगा किया वियतनाम से, तो वो कुछ नहीं देखेंगे, वो सीधे वो मिसाइल से एक दो चाइनीज शिप को ठोक देंगे। तो वियतनाम के अंदर वो पेशेंस नहीं है चाइना को लेकर के कि वो रुके, उसके पास जो होगा हथियार वो लेकर के पिल पड़ेगा। तो वियतनाम के साथ बातचीत चल रही ब्रह्मोस को लेकर के, और चाइना को इससे भी बहुत टेंशन है। तो जैसे जैसे भारत प्रेशर बिल्डअप करेगा, जैसे जैसे ये ब्रह्मोस के बेसिस साउथ चाइना सी के चारों ओर खड़े होने शुरू होंगे, चाइना को खुद समझ में आ जाएगा कि भाई अगर इंडिया को ये सब करने से रोकना है तो इंडिया के इन्फ्लुएंस वाले एरिया से बाहर निकलना होगा। पुतिन साहब ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात खुल के की है जयशंकर साहब की विजिट के दौरान, और उससे भी ये सामने आ रहा है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इसमें अब इंडिया, रशिया, चाइना, ये सब अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या अपना जो प्रभाव का क्षेत्र है, प्रभुत्व का क्षेत्र है, उसको डिफाइन कर रहे हैं। और जो दूसरे पावर्स उन एरियाज के अंदर बैठे हुए हैं, उनको वहां से बाहर हटा रहे हैं, बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि बांग्लादेश के अंदर अमेरिका कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा था, उनके चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, और वहां पे ये मांग की जा रही थी खालिदा जिया की पार्टी के द्वारा कि शेख हसीना गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन करके हटे, और एक केयर टेकर टाइप का माहौल बनाया जाए, और केयर टेकर सरकार के तहत चुनाव कराए जाएं। जबकि बांग्लादेश में होता यही है कि जो सरकार का टेन्योर खत्म हो जाता है वो कार्यवाहक सरकार बनी रहती है वही, और चुनाव हो जाते हैं। रिजल्ट आने के बाद जिसके भी फेवर में आ जाते हैं रिजल्ट्स, वो अपना वो कर लेता है चुनाव, मतलब सरकार बना लेता है। लेकिन खालिदा जिया अमेरिका के चक्कर में ये जिद कर रही थी कि शेख हसीना इस्तीफा दे और एक केयर टेकर सरकार लाई जाए, और अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था। इंडिया ने अमेरिका को भी समझा दिया कि भाई ये सब नहीं चलेगा हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, जो हमारे इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप वहां पे सरकार बनाने गिराने का खेल खेलना बंद कर दें। और इसके लिए फिर अमेरिका को समझाने के लिए इंडिया ने रशिया से बात की, और रशिया के नेवल वॉरशिप्स आके बांग्लादेश में डॉक हुए, और फिर इंडिया रशिया ने सबने मिल करके एक नेवल एक्सरसाइज करके अमेरिका को ये मैसेज दिया कि भाई अगर आप आकर के इस एरिया में खुराफात करेंगे तो फिर हम रशिया को भी बुलाएंगे और उनको भी आने देंगे इस एरिया के अंदर, और आपके लिए हम चैलेंजेस खड़े कर देंगे। तो अमेरिका ने अब वहां छेड़खानी बंद कर दी। तो इंडिया ने अमेरिका के साथ अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या अपने प्रभुत्व के क्षेत्र को डिमार्केट किया कि भाई बांग्लादेश हमारे अंडर में है, यहां आप छेड़खानी नहीं करेंगे। अभी खबरें आ रही हैं कि चाइना, ये श्रीलंका के अंदर भी चाइना को बता दिया गया है, और चाइना अब अपना पैकअप करके वाइंड अप करके श्रीलंका से भी निकल रहा है। नेपाल से भी इनकी छुट्टी हो चुकी है, अब पाकिस्तान से भी इनकी छुट्टी ऑलमोस्ट हो चुकी है।
तो ये पूरा एरिया जो है ये भारत अपने प्रभुत्व में ले रहा है धीरे धीरे। कहीं से चाइना को बाहर हटा रहा है, कहीं से अमेरिका को बाहर हटा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका को दोबारा वापस ले आए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब अमेरिका भारत को नाराज करते हुए या भारत से पंगा करते हुए यहां आकर के बैठेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अमेरिका नहीं आता है, तो उसके बाद ईरान बलूचिस्तान के माध्यम से बलोच फ्रीडम फाइटर्स के माध्यम से पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद करवा करके और वहां पे अपने हिसाब से एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगा। तो वो भी भारत के लिए कोई समस्या वाली चीज नहीं है। तो देखना ये होगा कि 2024 में पाकिस्तान टूटेगा या सरवाइव करेगा। ये देखना होगा कि 2024 खत्म होने तक पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखना ये होगा